1000 साल के बाद इस देश में मौका आया है कि महिलाओं को बैठने के लिए पूछा जाता है। मैं आप में एक ऐसे समय आया हूं जब आपने 2 बड़ी लड़ाई जीती हैं। एक आपने अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति से और एक आपने भारतीय न्यायालय के माध्यम से। मैं न तो किसी संगठन, न किसी विचारधारा, न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूं। लिहाजा मेरी जिम्मेदारी है कि जो राष्ट्र में राष्ट्रवादी चाहते हैं मैं वही बात कहूं, बाकी मुझे नहीं कहना कुछ भी। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी बातें राजनीति के से ध्यान में रखकर पॉलिटिकल करेक्ट और इनकरेक्ट होने की चाह, और क्या आज आपको सूट करता है ये मेरी ग्रामर का हिस्सा नहीं है। मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि अगर आप इस 1000 साल के बाद मिले मौके में अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, और अगर चिल्ला सकते हैं तो जोर से चिल्लाइए, और अगर चिल्लाने की क्षमता में भी अभी कुछ समय बाकी है तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। बहुत सारे काम सरकारों को करने हैं। सरकार अपने हिसाब से काम करती है, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट अलग होती है। लेकिन ये हम अपने दौर में देख पा रहे हैं कि सरकारें भी वही कर रही हैं जो समाज चाहता है। तो इस बदलाव को जो लोग राजनीतिक चश्मे से देखते हैं वो शायद उसका सही मूल्यांकन नहीं कर पाते। मैं देश भर में, हमारे बहुत से साथी अलग अलग जगह भी हैं, सामूहिक तौर पे भी हैं, टेलीविज़न की डिबेट में भी जाते हैं, सेमिनार में भी जाते हैं। हम सब लोगों का एक ही उद्देश्य है कि सत्ता में कौन बैठेगा ये हमारी प्रायोरिटी में नहीं है। हमारी प्रायोरिटी में यह है कि समाज को अगर आपने जगा दिया, चैतन्य कर दिया, उसके अधिकार क्या हैं, उसके कर्तव्य क्या हैं, तो फिर सत्ता पे वही बैठेगा जो समाज चाहेगा। हमने पिछले 70 सालों में एक तथाकथित झूठी आज़ादी, जिसका कोई डॉक्यूमेंट भारत सरकार के आर्काइव में नहीं है, कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, और एक झूठ नहीं है, झूठ का एक लंबा सिलसिला है। और शायद यही वजह है कि जिस देश की इस तथाकथित आज़ादी की जो नींव रखी गई है, उस नींव के ऊपर जो आपने इमारत बनाई है वो 70 साल में हिलने लगी है। आप झूठ से सत्ता में आ सकते हैं, झूठ से कुछ फायदा ले सकते हैं, लेकिन जिन राष्ट्र की और जिन परिवारों की झूठ पर नींव रखी होती है वो ज्यादा दिन नहीं चलते हैं। आपने संविधान के साथ खिलवाड़ किया, संविधान में झूठ बोला, आपने इस देश की ब्यूरोक्रेसी को एक खास सोच के साथ बनाया, आपने इस देश की शिक्षा नीति को इस खास तरीके से बनाया, आपने इस देश के इतिहास को एक खास तरीके से लिखा। और क्या वजह है कि जब इस देश में एक तरफा कम्युनिकेशन था, सिर्फ एक ही तरफ की बात होती थी, जब वन वे ट्रैफिक था, तब उसका कोई विरोध नहीं कर पाया। जो दानिश्वर बुद्धिजीवी सत्ता व्यवस्था में बैठे हुए थे, जो इन सब कार्यों को होते हुए देख रहे थे, अगर वो चुप रहे तो समाज की जो प्रतिक्रिया थी
उसके आने की एक देर की वजह यह भी है कि समाज तक वो बात नीचे नहीं पहुंची, कि ऊपर जो फैसला हुआ है वो फैसला नीचे तक नहीं आया, क्योंकि ट्रैफिक वन वे था। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि 21वीं सदी का जो सबसे सशक्त, सबसे मजबूत जो हथियार आपको वेस्ट ने दिया, और वही वेस्ट, वही पूरा यूरोप, वही पूरी दुनिया बार बार एक ही बात आपके लिए कहती है। यह हो सकता है कि भारत का मीडिया उसको रीप्रिंट ना करता हो, उसके बारे में ना बताता हो, लेकिन आज पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि जिस कैंसर से, जिस बीमारी से पूरी दुनिया ग्रस्त है, उस कैंसर का नाम भी जानती है, उसके कारण भी जानती है, और उसका नाम लेने से भी नहीं डरती है। वही पूरी दुनिया कह रही है कि अगर पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद का कोई मुकाबला कर सकता है तो उस देश का नाम है भारत। और वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। ये बात अलग है कि 1000 साल की गुलामी के कालखंड ने हमें इस दौर में पहुंचा दिया है कि हम अपने पूर्वजों का नाम भी सही नहीं ले पा रहे, और हमारे पूर्वज कौन थे और हम क्या थे, हमें यह कुछ नहीं बताया गया। और इसी कश्मकश में 1000 साल पहले भारत में जो 99% जो मुसलमान है वो कन्वर्टेड हिंदू से है। यह बात अलग है कि जिन हालातों में उन्होंने अपना धर्म बदल के मजहब इख्तियार किया, आज उनका इतिहास भी उसी मोबाइल के माध्यम से दुनिया को पता चल गया है। और इसकी शुरुआत कश्मीर से हुई है, कश्यप ऋषि की धरती से हुई है, कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही राज्य था जहां मुसलमानों की गिनती 71% है, जहां की सत्ता और व्यवस्था पूरे तौर से एंटी हिंदू और एंटी इंडिया थी। 1000 साल के बाद, क्योंकि हमारे यहां बात कहने के तरीके से भी लोग डरते हैं, शब्दों में बड़ा एहतियात बरतते हैं, इस शब्द से कौन दुखी होगा, कौन नहीं दुखी होगा। इस चक्कर में हमने 70 साल के अंदर एक ऐसा नैरेटिव बनाया कि जो इस देश की मूल संस्कृति है, जो इसकी सभ्यता है, जो इसका गौरव है, जो इसका पराक्रम है, उस तमाम बातों को गाली देना, उसके ऊपर छींटाकशी करना, उसको अलग अलग टैग करना इस देश में एक फैशन बना। यहां तक भी मैं कुछ हद तक समझने को तैयार हूं। अज्ञानता के कारण लोग बहुत सारी सभ्यताओं को, बहुत बारे सनातन को बड़ी बड़ी गालियां देते हैं, उसके बारे में बड़े बड़े अजीबो गरीब किस्म के तर्क ढूंढ के लाते हैं। लेकिन मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि हमारे देश में जो आक्रांता थे, जो लुटेरे थे, जो बलात्कारी थे, जिनका इतिहास पूरी दुनिया जानती है, उनका गौरव गान करना, उनको महान बताना, और उस महान बताना और एक ऐसी सभ्यता जिसका दुनिया ने लोहा माना उसको छोटा दिखाना, उसके लिए एक टर्म कॉइन किया गया इस देश में। यह दुनिया का ऐसा पहला देश है जो अपने इतिहास पे, अपनी सभ्यता पे जितनी जो गाली देता है उसे उतना ही बड़ा बताया जाता है, और इन गाली देने वालों ने उसके लिए एक नाम टर्म किया है, उसका नाम है सेकुलरिज्म। यह पहला देश है कि आप इस देश को, लुटेरों को महिमा मंडित करें, इस देश की सभ्यता को गाली दें, तो आपसे बड़ा कोई सेकुलर नहीं है। लेकिन मुझे खुशी है कि जिस सेकुलरिज्म का पाखंड हिंदुस्तान के तमाम वो लोग जिन्होंने संविधान बनाया, उनमें से किसी के ध्यान में यह बात नहीं आई कि इस देश को सेकुलर भी होना चाहिए। और एक महान नेता जिनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियों के चलते 1976 में रात के अंधेरे में न संसद में बहस हुई,
न संसद में वो प्रारूप रखा गया, न उस पर कोई चर्चा हुई, और आपने भारत के संविधान के प्रियम्बल के अंदर सेकुलरिज्म का शब्द जोड़ दिया, और आज तक उसके बारे में किसी ने सवाल नहीं उठाया। क्यों जोड़ा गया, किस लिए जोड़ा गया, क्या इसकी जरूरत थी? क्या 1950 में अंबेडकर से लेकर के गोपाल स्वामी अयंगर से लेकर के तमाम